Hello bachcho, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT learner series. In this series, today we are going to learn class 7 social science geography book chapter number 4, air. So let's read what is in the chapter. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एक बड़े से वायु की चादर से ढकी हुई है, या आप ये कह सकते हैं चारों तरफ कई सारी गैसेस पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. और सभी जीव पृथ्वी पर इस वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. It provides us the air we breathe. यह हमें वायु प्रदान करती है, हवा प्रदान करती है जिससे हम सांस ले पाते हैं. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज. और हमें प्रोटेक्ट करती है जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाई द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट. अगर ये प्रोटेक्शन लेयर नहीं होगी, वायुमंडल नहीं होगा, तो दिन के समय हम सूर्य की गर्मी से एकदम बेक हो जाएंगे. जैसे ओवन में चीज़ें बेक हो जाती हैं तो वैसे ही हम भी बेक हो जाएंगे और रात में हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लाइवेबल. तो इस तरीके से जो ये वायु की परत पाई जाती है हमारे वातावरण में, तो ये हमारे लिए जो जीवित रहने योग्य टेम्परेचर है वो प्रदान करती है. नेक्स्ट आपको बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल का संगठन. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. क्या आप जानते हैं कि जो हवा हम सांस लेते हैं तो क्या वो कई सारी गैसेस का मिश्रण होती है, कई सारी गैसेस से मिलकर बनी होती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्य ऐसी गैसें हैं जो एक एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. और बाकी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. और इन गैसेस के अलावा जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो भी हवा में उपस्थित रहते हैं. जैसे कि डायग्राम में ये जो पाई चार्ट आपको दिखाया गया है इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है. सबसे बड़े वाले पार्ट में आपको दिखाया गया है नाइट्रोजन को. 78% नाइट्रोजन पाई जाती है. पूरे हिस्से को दिखाया गया है, वाइट वाला जो हिस्सा है. नेक्स्ट ऑक्सीजन 21% पाई जाती है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है. एंड नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% ही पाई जाती है पूरे वायुमंडल में. आर्गन 0.93% पाई जाती है एंड अदर गैसेस 0.04% पाई जाती है. तो इस तरीके से पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है. तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, फिर 21% ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायु में. व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो हम कुछ मात्रा में नाइट्रोजन अपने अंदर ले जाते हैं इनटू अवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, और फिर हम इसे बाहर निकाल देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल. लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लेकिन वो डायरेक्टली वायु से तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं या कुछ प्लांट्स की रूट्स में भी पाए जाते हैं. वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसको चेंज करते हैं, इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं ताकि ये पेड़ के लिए यूज़ हो पाए. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. और दूसरी जो प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, 21%. ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ह्यूमन, मानव और जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जब वो सांस लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं. कब बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट. और इस तरीके से जो प्रोसेस चलती रहती है तो उससे ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वायुमंडल में वो एक निश्चित तौर पर बनी रहती है. इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ये जो बैलेंस बना हुआ है, जो संतुलन बना हुआ है, ये बिगड़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और जो मानव और जानवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो सांस लेते हैं. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance. तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस या एनिमल्स छोड़ते हैं और उतनी ही प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं और ये एक परफेक्ट बैलेंस बनता है. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. तो अगर ये आप कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि आप ईंधन को जलाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया या
तेल हो गया, कोई ऑयल हो गया, तो उस तरीके से एक बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल ऐड होती रहती है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है तो ये पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करती है। और यहाँ पर कुछ ग्लोबल वार्मिंग के आर्टिकल्स आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपको समझाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है पृथ्वी की सतह से। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 मंडल आपको बताए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेयर होती है वायुमंडल की। ये लगभग एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रीथ एक्सिस्ट हेयर। और हवा जो हम सांस लेते हैं तो वो यहीं पर एक्सिस्ट करती है, यहीं पर पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। और सभी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो यहीं होती हैं, इसी लेयर में होती हैं। नेक्स्ट लेयर आपको दिखाई गई है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर द above द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और यहाँ पर वेदर संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, जिससे बादल वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी जो दशाएँ हैं वो पाई जाती हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कॉन्टेंस अ लेयर ऑफ ओजोन। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ का कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। और हमने पढ़ा ही है कि ओजोन की जो परत होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ये हमें कैसे सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अब अगर डायग्राम के थ्रू आप देखना चाहें तो सबसे नीचे आपको दिखाया गया है ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे, एंड ये लगभग 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। और नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर वायुयान उड़ता हुआ भी आपको दिखाया गया है और ओजोन लेयर के लिए ओजोन भी लिखा गया है। तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके ऊपर थर्ड है मेसोस्फेयर। दिस इज थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसोस्फेयर तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और ये लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेटेओराइट्स बर्न अप इन द लेयर ऑन द इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और जो उल्का पिंड होते हैं जब वो स्पेस से आते हैं तो वो इसी लेयर में आकर जल जाते हैं। तो उल्का पिंड कहाँ पर जलते हैं, मेसोस्फेयर में जल जाते हैं। एंड नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे बहुत तीव्रता से टेम्परेचर भी बढ़ता है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आयन मंडल होता है वो इसी लेयर का एक पार्ट होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 8 to 400 किलोमीटर। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और ये रेडियो तरंगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लेयर होती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर। और जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं तो वो वापस लौटकर इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटकर पृथ्वी पर आती है। एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। सबसे बाहरी जो ऊपरी परत होती है उसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। और यहाँ पर बहुत कम हवा पाई जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और यहाँ पर बहुत हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में तैरती हुई नज़र आती हैं। एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, मौसम और जलवायु। इट्स गोइंग टू रन टुडे। क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। या आज बहुत ज़्यादा चमकीला मौसम रहेगा, धूप निकलेगी अच्छी खासी। हाउ मेनी टाइम्स हैव बी हियर्ड दिस फ्रॉम एनएक्सियस क्रिकेट फैंस। हमने कितनी ही बार ये जो क्रिकेट फैंस होते हैं इनके मुंह से ऐसा सुना था। स्पेक्टुलेटिंग द फेट ऑफ वनडे मैच। और वो अपना अनुमान लगा रहे होते हैं वनडे मैच से पहले। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो। अगर हम कल्पना करें तो हमारी बॉडी एक रेडियो है एंड द माइंड इट्स स्पीकर। और हमारा दिमाग एक स्पीकर है। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब्स। और वेदर को हम कंट्रोलिंग नोब्स बोल सकते हैं। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब अंततः आपको एक सही बात बताई गई है कि वेदर क्या है। जो घंटे प्रति घंटे या दिन प्रतिदिन जो बदलती दशाएं होती हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, उसको बोला जाता है मौसम। अ हॉट आर ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो वो किसी को इरिटेट कर सकता है, किसी को परेशान कर सकता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर वे मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान टू एन आउटिंग। या बहुत ज़्यादा अच्छा सुहावना मौसम होने पर किसी का अच्छा मूड भी हो सकता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे।
इन सब बातों से आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि वेदर जो होता है वो ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है दिन प्रतिदिन। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। लेकिन अगर औसत निकाला जाए वेदर की कंडीशंस का एक स्थान पर बहुत ही लंबे समय तक, अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट, तो वो दर्शाता है जलवायु को। यहाँ पर मौसम और जलवायु में आपको अंतर समझ आया होगा। मौसम जो होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु बहुत लंबे समय तक किसी स्थान पर पाई जाने वाली मौसम की दशाएं होती हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें डेली वेदर फॉरकास्ट क्यों दी जाती हैं, मौसम की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो दिन प्रतिदिन क्यों होती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्ड ओनली 1 in 200 मिलियन पार्ट ऑफ सन्स एनर्जी। हमारी पृथ्वी जो है वो 200 मिलियन अगर एनर्जी सूर्य में है तो उसका सिर्फ एक हिस्सा हमारी पृथ्वी को मिलता है।